सुन रहे हैं भाग 3। सचिन अपने दोस्तों के साथ गांव के गणपति बाग में बैठे हुए शहर की तमाम यादें, बातें, खट्टे मीठे किस्से सबसे साझा करता है और उस शाम वाली घटना का जिक्र करता है। सभी दोस्त बड़ी गौर से सुनने के बाद उसे छेड़ने लगते हैं। सबसे मिलने के बाद दोपहर तक वो घर आता है। उसे देखकर माँ बोलती है, अरे बेटा, कम से कम खाने पीने का तो ध्यान रखा कर। दोस्त भला कहाँ भागे जा रहे हैं? देख, सूरज सर पर चढ़ आया है। तेरा भाई महेश भी कब का खेत पर निकल गया। अरे माँ, सबसे इतने सालों के बाद मिला तो बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। ला, अब लगा दे खाना, बड़ी भूख लगी है। मुन्नी और बिट्टू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। उन लोगों ने खा लिया खाना? सचिन माँ से पूछता है। और कहाँ होंगे? स्कूल के सामने वाले मैदान पर उछल कूद कर रहे होंगे। भूख लगेगी तब दौड़े आएंगे। तू आराम से भोजन कर, फिर कुछ बात करनी है। कहते हुए सचिन की माँ पार्वती हाथ पंखे से उसे हवा करने लगती है। सचिन खाना खाते खाते माँ से बोलता है, क्या बात है माँ? क्या बात करनी है? बताओ, मैं खाते खाते सुन रहा हूँ। बेटा, आज सुबह तेरे मन्नू चाचा आए थे, खुशबू को साथ लेकर। तुझसे मिलना चाहते थे। अरे मन्नू चाचा, कैसे है वो? आखिरी बार तभी देखा था जब शहर जा रहा था। और वो नकचड़ी चूहिया तो बड़ी हो गई होगी। मुस्कुराते हुए सचिन माँ की तरफ देखते हुए बोला, ले, ये भी कोई बात हुई? जब तू इतना बड़ा हो गया तो क्या वो अब तक बच्ची रखी रहेगी? कितना लड़ते थे तुम दोनों बचपन में। दिन भर शैतानी करते। तू उसे छेड़ देता था, फिर वो रोती हुई तेरी शिकायत लेकर मेरे पास आती थी। समय भी कितनी जल्दी गुजर जाता है, पंख लगाकर। हाँ माँ, ये तो है। सभी दोस्त भी कितने बदल गए हैं। बचपन की वो मासूमियत, वो लड़कपन की बेखबरी, हर सुख दुख से अनजान, बस अपनी ही मस्ती में पूरे गांव में धूम मचाते फिरते थे। अब देखो, सब कितने गंभीर हो गए। जिंदगी की भाग दौड़ में सब कुछ कितना जल्दी पीछे छूट जाता है ना। आज सबसे मिला तो लगा वाकई में सभी कितने बड़े हो गए हैं। सचिन खाते खाते कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे बेटा, यही तो इस जमाने का चमत्कार है। आज गोदी में खेलने वाले कब आपका सहारा बन जाते हैं, कोई नहीं जानता। तेरे भाई महेश को ही ले ले। जब तेरे बापू जिंदा थे तो कितना बेखबर घूमता था, अपनी दुनिया में मस्त। अब जब से वो गए तब से वो एकदम से बड़ा हो गया। सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। बहुत मेहनत और लगन से तुझे इतना पढ़ाया है बेटा। पूरे गांव में कहता फिरता था कि क्या हुआ, मैं पढ़ नहीं पाया तो, पर मेरा भाई एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। आज जब तू पढ़ लिख कर काबिल बन गया तो उसके चेहरे की उस खुशी को पढ़ सकती हूँ। बहुत नसीबों से मिलता है बेटा ऐसा बड़ा भाई। खुद की इच्छाओं को मारकर सबके लिए जीने वाला ऐसा बेटा भगवान सबको दे। अब तू आ गया है, उसका बोझ भी हल्का हो गया। भगवान की दया से बहू रमा भी इतनी अच्छी मिली है, बेचारी कभी कुछ नहीं बोलती। वरना उस राम सरन की बहू को ही ले लो, सबको खड़े खड़े जवाब पकड़ाती है। पटर पटर मुंह चलता है उसका। पार्वती मुंह बनाते हुए सर का पल्लू ठीक कर सचिन की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, भाभी का त्याग और सेवा कभी नहीं भूल सकता। जब मैं यहाँ था तब मुझे अपने बच्चे की तरह रखती थी। कभी भी किसी भी बात के लिए मुझे कुछ नहीं बोली। अब मैं आ गया हूँ, भैया भाभी, आप, मुन्नी, बिट्टू, सबकी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। आप सब लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना मुझ पर। खाना खाकर हाथ धोते हुए सचिन माँ और भाभी की तरफ देखते हुए बोलता है। रमा हाथ में खाने की पोटली लिए बाहर जाने को होती है। सचिन देखकर उसे खाने की पोटली ले लेता है। भाभी, आप और माँ आराम से खाना खाओ, आज मैं ले जाऊंगा भैया के लिए खेत पर खाना। खेत पर पहुंचकर सचिन भैया को आवाज लगाता है। महेश बैलों को बांधकर उन्हें चारा डालता है, फिर हाथ मुंह धोकर पेड़ की छांव में सचिन के पास आकर बैठ जाता है। आज तू आया है खाना लेकर? अच्छा किया। अपना खेत देख ले, यही हमारी कर्म भूमि है। ये धरती माँ हमारी अन्नदाता है। तूने खा लिया खाना? पहला कोर उठाते ही महेश सचिन से बोलता है, अरे कब का, आप आराम से खाओ, बहुत मेहनत करते हैं भैया आप। सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर किसान अपना खून पसीना इस मिट्टी में मिलाता है, जो फसल के रूप में धरती माँ कई गुना करके वापस देती है। और मेहनत किस काम में नहीं भाई, जो भी काम करो उसमें अपनी जान झोंक दो, तभी तो बनता है कुंदन तपने के बाद। तूने भी मेरे सपने को सच करने में कितनी मेहनत की है, मैं जानता हूँ। जब भी शहर जाता था तेरे पास
तो वहां सब देखता महसूस करता था, ना रहने का सही ठिकाना, ना खाने का। फिर भी तूने कभी इतनी सी भी शिकायत नहीं की। भगवान मेरे भाई को खूब बड़ा आदमी बनाए। बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी सफलता मिले, पर कभी अपनी मिट्टी को मत बिसराना। ये मिट्टी ही हमारी पहचान है। बस अब तो तेरी शादी और कर दूं तो तमाम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। तेरा घर बस जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। महेश खाते खाते सचिन से बोलता है, अरे भैया, पहले मैं कमाने तो लगूं, फिर करूंगा शादी। इतनी जल्दी क्या है अभी? अरे वो तो तू आज नहीं तो कल कमाने ही लगेगा, उसमें कोई शक है क्या? और चिंता क्यों करता है? तेरा बड़ा भाई जिंदा है अभी, बस तू हाँ कर दे। लड़की हमने देख रखी है। अरे भैया आप भी। ये कहते हुए सचिन बैलों को खोलकर हल जोतकर चलाने लगता है। शर्मा गया? अरे तू ये काम क्यों कर रहा है? तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि तू भी मेरे साथ कीचड़ में हाथ पांव पटके? चल हट, ये काम मेरा है। जा हाथ मुंह धो ले और अपना काम कर। अभी तो आया है, पहले अच्छे से घूम फिर ले, हम रात को बात करते हैं। महेश उससे हल छुड़ाकर खुद चलाते हुए कहते हैं। रात को जब उसकी माताजी और भैया उसके पास आते हैं तो सचिन जब तक सो चुका होता है। वो लोग उसे चादर ओढ़ाकर बाद में बात करने का सोचकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सचिन घर पर खटिया पर लेटा हुआ किसी सोच में खोया रहता है। मुन्नी और बिट्टू दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। चाचा चाचा, पासी के गांव में एक मेला लगा है, हमें वहाँ घूमना है, झूला झूलना है, चलो ना। वो चुन्नी और पीहू भी गई है अपने पापा के साथ, हमें आपके साथ जाना है, चलो ना चाचा चलो। मुन्नी सचिन का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे हाँ ले चलूंगा बाबा, जाओ तैयार हो जाओ। बच्चे खुशी से उछलते हुए दौड़ लगाकर अंदर जाते हैं। तभी हाथ में चाय लिए उसकी भाभी रमा आती है। बहुत जिद्दी हो गए हैं ये लोग, आपके आने के बाद तो ये किसी की सुनते भी नहीं। चाय पकड़ाते हुए रमा सचिन से बोलती है, अरे तो क्या हो गया भाभी, बच्चे हैं, मन होता है, और फिर अभी नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कब जाएंगे? ये बचपन ही तो है जिसमें इंसान जी भर कर जीता है। जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ही सब पीछे छूट जाएगा। अरे हाँ भाभी, आप भी चलिए ना, आप भी घूम लेना, अच्छा रहेगा। सचिन चाय पीते हुए रमा से बोलता है। अरे मैं क्या करूंगी, आप बच्चों को ही घुमा लाइए, यहाँ घर में काम भी तो है। रमा बोल ही रही होती है कि तभी सचिन की माँ पार्वती अंदर से आते हुए बीच में बोलती है। अरे बहू क्या हुआ, काम तो होता रहेगा। सचिन ठीक कह रहा है, तू भी घुमा जा। वैसे भी कहाँ जा पाती है, इस बहाने तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। चौके चूल्हे में तो जिंदगी भर घुटना ही है। तेरे ससुर तो मुझे खूब मेला घुमाने ले जाते थे, उस वक्त की बात ही कुछ और थी। अब तो मुआ ये घुटने का दर्द चलने फिरने भी नहीं देता। हाँ माँ, आप भी चलो ना, खूब मजा आएगा। मुन्नी रमा की साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोली। रमा सबके आगे मना नहीं कर पाती, वो चलने को तैयार हो जाती है। सचिन से बोलती है, ठीक है देवर जी, एक काम करते हैं, आप खुशबू को भी ले चलिए, मुझे भी साथ हो जाएगा और वो भी घूम आएगी। पार्वती को रमा का प्रस्ताव पसंद आता है। हाँ बेटा, रमा ठीक कह रही है, खुशबू बिटिया को भी साथ ले जाओ, उसका है ही कौन जो उसे घुमा लाए। मनोहर भाई साहब तो तेरे भैया जैसे ही हैं, कभी नहीं ले जाते। तू एक काम कर, उनके घर चला जा, मिल भी आना। बेचारे आए थे तब तू मिला ही नहीं था, और रमा को भी साथ ले आना। जा बेटा जा। ठीक है माँ, लेकिन आप घर में अकेली? अरे मुझे कौन खाने बैठा है यहाँ, अभी पड़ोस वाली कुछ औरतें आ रही है, उनके साथ भजन में जाऊंगी यही मंदिर में। तू भी घूम फिर आना तब तक। महेश भी कुछ लोगों के साथ पंचायत के काम से पासी के गांव गया है, शाम तक ही आएगा। पार्वती सफाई देते हुए बोली। ठीक है माँ, मैं मनोहर चाचा के यहाँ से आता हूँ। भाभी तब तक तुम तैयार हो जाओ, मैं बनवारी काका को गाड़ी जोतने का बोलता हूँ। इतना कहकर सचिन घर से बाहर चला जाता है। मनोहर लाल के घर जाकर सचिन उनसे मिलता है। खुशबू से देखकर शर्माकर अंदर भाग जाती है। सचिन मनोहर लाल से यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। बाद में खुशबू को मेले ले जाने का पूछता है। मनोहर लाल सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो खुशबू को साथ ले जाने को हामी भर देते हैं। खुशबू अंदर कमरे में सुनकर बहुत खुश होती है। तैयार होकर वो सचिन के साथ हो लेती है। रास्ते में सचिन और खुशबू बातें करने लगते हैं। और नकचड़ी चूहिया, बहुत बड़ी हो गई हो, शर्माने भी लगी हो,
बचपन में तो मेरी खूब ढोलक बजाती थी और अब देखो नजरें भी ऊपर नहीं हो रही। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। पराये मर्द से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। खुशबू सचिन की चुटकी लेते हुए बोलती है। ओहो, मैं पराया मर्द? हाँ, मैं तो शहर से पहली बार आया हूँ इस गांव में। पूरा गांव ही पराया है मेरे लिए। फिर तुमको तो इस पराये मर्द के साथ मेले नहीं चलना चाहिए। बोलो। सचिन भी जैसे को तैसा वाला जवाब हंसते हुए देता है। तभी घर आ जाता है। तब तक रमा भी तैयार हो चुकी थी। खुशबू को देखकर दोनों बच्चे खिलखिलाने लगते हैं। इतने में बनवारी काका की आवाज आती है। अरे सचिन बेटा, चलो गाड़ी तैयार हो गई, वापस भी आना है, आते वक्त रात हो जाएगी। अरे बनवारी काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? आराम कीजिए घर पर, मैं बैलगाड़ी चला लूंगा। अरे बेटा, ई शहर की फटफटिया नहीं जो कान मरोड़े और चलने लगेगी। बैलन को हाँकना आसान नहीं। बनवारी काका बैल की पीठ थपथपाते हुए बोले। अरे काका, आप लोग भूल गए, मैं भी इसी गांव का हूँ। शहर से पढ़कर आया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं जानता। बचपन में खूब दौड़ाई है बैलगाड़ी। लाओ हाँका दो, मैं चला लूंगा। सचिन बड़े आत्मविश्वास से बनवारी काका से बोला। बनवारी काका उसको मना नहीं कर पाए। सभी लोग बैलगाड़ी में सवार होकर मेले घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते फिल्म का गाना गाने लगते हैं। मेले में पहुंचने के बाद सचिन सभी को झूला झुलाता है, खरीदारी करवाता है। सभी खूब मेले का आनंद लेते हैं। भाभी और खुशबू एक दुकान पर कुछ खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। बच्चे भी उनके साथ मगन रहते हैं। सचिन बाहर खड़ा खड़ा अकेला बोर होने लगता है, तो वो उन लोगों से आराम से खरीदारी करने का बोल खुद अकेले मेले में इधर उधर घूमकर टाइम पास करने लगता है। घूमते घूमते तभी उसे वो लड़की गुलाबो दिखाई देती है। वो उसे देखकर एकदम से उत्साहित हो जाता है, उसके पास जाने लगता है। वो लड़की गुलाबो उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है। सचिन भी उसका पीछा करते करते मेले के बाहर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। वो लड़की एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। सचिन उसे आवाज देता है। अरे गुलाबो जी, सुनिए तो। वो लड़की उसे देखकर भी उदास खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। ये देखकर सचिन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। आप तो सुन ही नहीं रही, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ। मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं? हमारी बस एक ही मुलाकात हुई थी उस दिन, इतने में ही आपको मेरा नाम पता चल गया। आपने ही तो उस दिन मेरे नाम पूछने पर गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया था, इसीलिए मैंने आपको गुलाबो बुलाया। सचिन मुस्कुराते हुए बोलता है। देखो बाबू, हम शहरी लोगों से ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, तो फिर उस दिन क्या था? तुमने तो मेरे पूछे बिना ही इतना सब कुछ बता दिया था। और आज? उस दिन की बात अलग है बाबू, उस दिन हम खुश थे, पर आज नहीं है। वो लड़की चेहरा उदास बनाते हुए सचिन से बोली। क्यों? आज क्यों उदास हो? इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लगती। आप ठहरे शहर में पले बड़े बाबू, हम गरीबन का दर्द क्या जानो, जिसके बापू एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी कर अपने बच्चों पर सौतेली माँ लाकर पटक देते हैं। हमारी सौतेली मैया तो हम पर बहुत जुल्म करती है। उस दिन आपसे बात करने के चक्कर में घर जाने में जरा सी देरी क्या हुई, हमारी मैया ने चूल्हे की गरम लकड़ी उठाकर हमारी वो सताई की, बस मत पूछो। आंखों में आंसू लाकर वो लड़की सचिन से बोली। अरे! सचिन ये सब सुनकर अवाक रह जाता है। और का बाबू, ये तो रोज का किस्सा है हमारे साथ। कल ही देखो कितना मारा उसने। बापू तो शराब पीकर कोने में पड़े रहते हैं, बस मैया ले देकर हमें ही परेशान करती है। अब तो वो जबरन हमारी शादी किसी गुंडे आवारा से करना चाहती है। उसे पैसे का लालच है, पैसे लेकर हमको बेचना चाहती है। हम तो ये दुनिया छोड़ने की सोच रहे हैं बाबू, अब हमारा मन नहीं लगता इस मतलबी दुनिया में। वो लड़की बोले जा रही थी और सचिन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। बात सुनने के बाद वो उस लड़की से बोला। अरे ऐसा नहीं बोलते, ये जीवन भगवान का दिया उपहार है, इसे ठुकराकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सचिन उसे समझाते हुए बोलता है। आप लोगन के लिए होगा उपहार, हमारे लिए तो नरक से कम ना ही। अब तो मन चित्कारने लगा है इन सब से। ये देखो कितने जुल्म होते हैं हम पर। वो दुपट्टा उठाकर उसे जख्म दिखाती है। सचिन वो सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। वो गुंडा बदमाश हमारी जिंदगी खराब करे, इससे अच्छा तो हम खुद ही अपनी जिंदगी ले लें।
वो लड़की नीचा मुंह करके रोने लगती है। अरे अरे, आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। ओए सब बातें तो बस सुनने में अच्छी लगती है, जिस पे बीती वो ही जाने बाबू। हमरा कौन है जो हमारी चिंता करे? किसके लिए जिए हम? बोलो, ये सब भुगतने को? नहीं बाबू, कभी नहीं। किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? नजर उठाकर देखो, कोई है जो तुम्हारा अपना होना चाहता है। सचिन के इतना कहते ही वो लड़की गुलाबो उसकी तरफ हैरानी भरी नजर से देखने लगती है। तभी सचिन फिर बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ गुलाबो, जब से तुमसे मिला हूँ बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं तुमको जानता हूँ। तुम भोली और बहुत मासूम हो। मैं आज सीधे तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? वो लड़की गुलाबो स्तब्ध होकर जड़ बनी हुई सिर्फ उसकी आंखों में देखे जा रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, आप कहाँ और हम कहाँ बाबूजी? क्या आपके घर वालों को मुझ जैसी गंवार लड़की पसंद आएगी? कभी नहीं बाबू, वो लोग हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदास चेहरा लिए वो गर्दन नीचे कर लेती है। उनकी चिंता तुम मत करो, बस तुम अपना फैसला बता दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सबको राजी कर हम जल्दी शादी कर लेंगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। आप जैसा वर पाकर तो कौन लड़की धन्य नहीं होगी बाबू। हमको तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हों। चेहरे पर एक अनजानी खुशी लिए वो लड़की सचिन की तरफ देखते हुए बोली। सचिन भी खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तभी उसे पीछे से भाभी की आवाज आती है, इधर सुनसान में क्या कर रहे हो देवर जी? हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अंधेरा हो गया है, वक्त पर घर पहुंचने के लिए अब चलना पड़ेगा। सचिन पीछे मुड़कर देखता है तो थोड़ी दूर उसे भाभी खड़ी नजर आती है। वो गुलाबो से वही मिलने का बोलकर पलट कर जाने लगता है। तभी गुलाबो उससे बोलती है, मिलना जरूर बाबू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। गुलाबो एक अनजाने डर से सहमी हुई सी उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही यहीं पर तुमसे मिलने आऊंगा। अभी तो ये मेला 2-3 दिन और चलेगा, हम कल फिर यही बात करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए सचिन वहां से चला जाता है। सचिन जैसी भाभी और खुशबू के पास पहुंचता है तो वो उसे पूछने लगती है, उस अंधेरे में किससे बातें कर रहे थे देवर जी? कौन था वहां? अरे एक दोस्त मिल गया था पुराना, बस उसी से बतिया रहा था। सचिन वापस उसी जगह को देखते हुए सर पर हाथ फेरकर भाभी से बोला। वो लोग बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव की ओर चल देते हैं। रास्ते में बैल अचानक से पांव पटकते हुए वहीं रुक जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते। सचिन परेशान हो जाता है। पीछे आ रही दूसरी बैलगाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ती, उनके बैल भी वहीं खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक उम्रदराज बाबा वहां से कुछ लोगों के साथ गुजरते हैं। उनको इस तरह रास्ते में अटका हुआ देखकर उनसे कारण पूछते हैं। उन लोगों के बताने पर वो आसपास गौर से देखते हुए बोलते हैं, अरे बेटवा, लगता है आसपास जरूर कोई काली शक्ति है, तभी ये बैल आगे नहीं बढ़ रहे। बैल या तो कोई जंगली जानवर का खतरा भांपकर या फिर किसी काली बुरी शक्ति के आसपास होने से ऐसा करते हैं। आप सभी गाड़ी वाले लोग उस पीछे के रास्ते से चले जाओ, ये जगह है ही ऐसी, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। सभी को उन बाबा की बात पर यकीन हो जाता है, पर सचिन इन सब पर यकीन नहीं करता। लेकिन भाभी और बच्चों के जोर देने पर वो पीछे वाले रास्ते से जाने को तैयार हो जाता है।